पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंक गिरकर 24,370 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। कल के सत्र में निफ्टी तो सपाट ही बंद हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था। आज गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी मिले जुले संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। कॉस्पी में करीब %0.5 की गिरावट दिखी है। और चीन और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां से भी मिला जुला कारोबार ही निकल कर आया है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल काफी वॉलेटाइल दिन था अमेरिकी बाजारों में। अच्छी खासी बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार खुले, लेकिन उसके बाद वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन फिर भी तीनों ही इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक की बात करें तो 100 अंकों की तेजी यहां पर दिखी। डाउ जोन्स करीब 0.7% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वही S&P 500 की बात करें तो %0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ S&P 500 भी बंद हुआ। तो सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। याद रखें कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स थे कल के सत्र में। हनीवेल, शर्विन विलियम्स टॉप गेनर्स थे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के। हनीवेल 6% की तेजी के साथ यहां पर बंद होता हुआ नजर आया। शर्विन विलियम्स में 5% से ज्यादा की तेजी दिखी। वही कोको कोला यहां पर भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी कल के सत्र में दिखी। तो हाँ, अच्छी खासी शुरुआत थी, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद काफी वॉलेटाइल दिन था अमेरिकी बाजारों से और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स कल के सत्र में दिखे। इसके अलावा जनरल मोटर्स की बात करते हैं। नतीजे आए, नतीजों के बाद मैनेजमेंट की गाइडेंस आई जो काफी कमजोर थी, जिसके चलते जनरल मोटर्स भी करीब %0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। याद रखें कई सारे ग्लोबल ऑटो मेजर्स की कमेंट्री निकल कर आई है जो वीकिश साइड पर रही है। तो जनरल मोटर्स की भी कमेंट्री उसी लाइंस पर थी। इसके अलावा ट्रंप की फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई टैरिफ को लेकर। ऑटो के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा कई सारे और देशों के साथ डील साइन करते हुए नजर आएंगे और उसमें इंडिया का भी नाम है। तो जल्द ही इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल डील भी साइन होती हुई नजर आएगी। तो ये एक पॉजिटिव खबर ग्लोबल मार्केट्स के लिए। लेकिन इसके अलावा याद रखें यूएस जॉब पेरोल्स का डेटा शुक्रवार को आता हुआ नजर आएगा और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां अपने नतीजे भी पेश करेगी। तो नतीजों का सिलसिला यहां पर इंडियन मार्केट्स में दिखा है और अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे दिखे हैं। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आते हुए दिखेंगे। अमेरिकी बाजारों के बाद यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं और यहाँ पर मिला जुला कारोबार दिखा। फुट्सी %0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन डैक्स यहां पर भी तेजी दिखी और कैक कमजोरी के साथ कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। तो मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों से अमेरिकी बाजारों में तेजी थी, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स भी कल मिक्स्ड ही बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। सोने में $3,320 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड कारोबार करता हुआ। याद रखें ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट यहां पर दिखी है करीब 5% की, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक ही ट्रेड नजर आया है। स्पॉट सिल्वर भी करीब $33 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। वही कच्चे तेल की बात करें तो तीसरे दिन लगातार कच्चा तेल लाल निशान में कारोबार करता हुआ। आज के सत्र में भी कमजोरी दिखी है। $65 पर बैरल के नीचे कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। तो काफी कॉशियस स्टांस यहां पर ब्रेंट क्रूड पर नजर आया है। लेकिन इसके अलावा FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने फिर एक बार कल के सत्र में खरीदारी की। 10वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में शेयर्स खरीदे हैं और 10 दिनों में करीब 40,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। कल के सत्र में करीब 2400 करोड़ की खरीदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। लेकिन हाँ, कल के सत्र में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था। निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था और आज गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं रणनीति किस तरह की होगी आज? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज पे रहा। कल भी जब आपने फोन पे तो हमने ये बात साफ साफ बताई थी कि मार्केट पूरी तरह से कंप्लीट एक रेंज में रहेगा और मेरे को लग रहा है थोड़ा आज भी मार्केट रेंज में ही रहने की प्रोबेबिलिटी है।
मैं 3-4 रीजंस बताता हूँ क्यों रेंज में रह सकता है मार्केट। पहला, 24,400 और 500 टफ रेजिस्टेंस है और ऑलरेडी हम सीरीज को पार करके आए हुए हैं। तो हमारे पास जो एक सीरीज के पास शॉर्ट कवरिंग की फोर्स होती है वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मार्केट को ऊपर लेके आने में। तो हमारे पास वो फोर्स एब्सेंट है, वो फोर्स नहीं है जिससे कि रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया जाए, या कोई गुड न्यूज नहीं है जिससे रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया जाए। तो रेजिस्टेंसेस अपना काम करेंगे 400 और 500 वाले, और आप कल भी चेक करोगे तो 445 का हाई लगा, परसों भी चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास का हाई लगा हुआ है। तो ये बात तो ये रेजिस्टेंसेस की, क्या रेजिस्टेंसेस पक्के हैं। दूसरा, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार अभी रेंज में है, वो फेयर वैल्यू पे आ चुका है, 1 पे चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अभी पहलगाम वाला जो एपिसोड है पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हुआ, मालूम नहीं कि क्या होगा और किस तर्ज पर होगा, इसलिए स्लाइटली विक्स बढ़ा हुआ 17 का, इसलिए 17 का विक्स पे आप पहलगाम वाली स्टोरी को भी अनफोल्ड होना बाकी देखते हैं। लेकिन इस बीच इंस्टीट्यूशनल यानी कि एफआईज की खरीदारी थोड़ी सी और बड़ी है, वही 44% है। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इन सबसे जो मैसेज अगर आप डिराइव करेंगे, निकालेंगे कि हाँ ये सारी क्या बोल रहे हैं, तो ये सारे एक चीज बोल रहे हैं कि बाजार काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। पहला पॉइंट, बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंसेस थोड़े से पक्के हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कि मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम रखना चाहिए और स्टांस को कॉशियस रखना चाहिए। ये सारी बातें ये चारों पांचों इंडिकेटर से हमने आपको बताई है रफ रफ में। दोनों ही शेयर्स के अंदर यानी कि दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप कल का सेशन देखेंगे तो फ्लैट ट्रेंड था, एक के अंदर तो 7 पॉइंट की बढ़त थी तो दूसरे के अंदर से 40 पॉइंट की गिरावट थी। अब आ जाते हैं आज क्या से करें। आज आप पूरी रेंज में रखें अपने आप को। मैं फिर से लेवल्स रिपीट कर देता हूँ निफ्टी के। पहला 24,000 का सपोर्ट है, दूसरा 24,200 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट्स है। रेजिस्टेंस 24,400 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,500 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के 400 पॉइंट का हो गया मार्केट। इस 400 पॉइंट के मार्केट में डिप मिले 24,000 के आसपास, खरीद लेना, 24,200 के आसपास थोड़ा सा और खरीद लेना और ऊपर आके फिर बेच देना। जब तक 24,400-500 पार नहीं होगा बड़ा मूव मार्केट के अंदर आएगा नहीं, आपको कोई बड़ी पोजीशन लेनी ही है। मैं बैंक निफ्टी भी रिपीट कर देता हूँ। 55,000 की 350-400 के आसपास बंद हुआ है। 55,000 का सपोर्ट है, 54,800 का सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट्स हो गए। रेजिस्टेंस है ऊपर जाते समय 55,500, 55,800, ये दो रेजिस्टेंसेस है। तो कुल मिला के आपका 1000 पॉइंट की रेंज होगी। टिप मिले तो बाइंग ऑन डिप्स करना, अगर मजबूरी है तो ही बाय करना, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं है। मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़ा डेप्थ लेके आने दो और सीरीज के थोड़ा और आगे बढ़ जाने तो ये सीरीज लंबी है, ये 29 मई तक जाएगी। तो आप 35-40 दिनों की सीरीज के अंदर जाएंगे तो ये थोड़ा अनफोल्ड भी हो जाए पहलगाम वाला बेटर। 17 का विक्स भी अभी आपको अलाउ नहीं करेगा ज्यादा पोजीशंस बनाने में। तो मैंने रफ आपको सारी चीजें बता दी। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े सावधान रहना। कल भी हमने कॉल और पुट आमने सामने करके दिखाई थी, दोनों में पैसा जा रहा था। तो आज भी रेंज में रह गया मार्केट, तो कॉल और पुट दोनों से पैसा जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। आरबीएल बैंक इकलौता शेयर है जो फेडरल बैंक के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए और ऑप्शन ट्रेडर्स को सावधान रहने की सलाह यहां पर आती हुई इस पर विस्तार में 1 बजे 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ investforedu.com के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं आपकी रणनीति ऐसे बाजार में किस तरह की होगी? ठीक है, आदित्य से हम फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। याद रखिए, जैसे मैंने बताया, एफआईआईज ने 10वें दिन लगातार कल के सत्र में कैश मार्केट में खरीदारी की और 10 दिनों में करीब 40,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं और कल के सत्र में करीब 2400 करोड़ की खरीदारी दिखी थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 900 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 11,000 करोड़ की बिकवाली दिखी, स्टॉक फ्यूचर्स में 200 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 240 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें, केवल एक ही स्टॉक आज एफएनओ बैन में रहेगा, आरबीएल बैंक, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। मैं आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दे रही थी और बताएं आज के सत्र के लिए आपकी रणनीति किस तरह की होगी?
गुड मॉर्निंग आशीषा, और अक्षय तृतीया की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को ईटी नाउ स्वदेश के अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अगर हम मार्केट की बात कर ले तो एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है हमें एक अप मूव के बाद आशीषा मार्केट में। हम पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डिम्पी को भी सुन रहा था अभी, और बहुत सही कहा उन्होंने, एक कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। 24,400 से 24,500 का एक रेजिस्टेंस है ऊपर के लेवल्स पे, और नीचे में 24,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। मुझे लग रहा है मार्केट इस रेंज के अंदर शायद थोड़ा और समय बिताएगा, क्योंकि अभी काफी सारी अनसर्टेनिटीज चल रही है मार्केट में। ट्रम्प 90 दिन के बाद टैरिफ पे क्या होने वाले हैं, ट्रम्प टैरिफ के ऊपर, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं टेररिस्ट अटैक के बाद, उसके बाद क्या होने वाले हैं, वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से मार्केट एक कंसोलिडेशन करना चाहिए 24,000 24,500 के बीच में। अगर 24,500 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा मूव हमें 24,800 से लेके 25,000 के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। बहुत ज्यादा वीकनेस मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में यहाँ पर आएगा, क्योंकि 200 डीएमए काफी अच्छे से निफ्टी 50 होल्ड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं इसमें भी सेम ट्रेंड निकल कर आ रहा है। 26,000 56,000 56,000 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकाल के बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है, और बैंक निफ्टी 58,000 से 60,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अगर हम दोनों इंडाइसेस को देख ले और स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है हम वो देख ले, तो मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है और निफ्टी में एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो अगर फ्रेश लॉन्ग लेना हो तो निफ्टी में देखिए 24,200 24,000 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर अगर 24,500 निकालता है तो आपको 24,800 से 25,000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। या तो इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए? दो लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिखाया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने मिला। मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आता है स्टॉक में, तो हमें टारगेट यहाँ पे आएंगे 17,650, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 16,100। तो 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करे डिक्सन टेक्नोलॉजी, 16,100 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा स्टॉक रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। हमने देखा है सभी एंसिलरी ऑटो एंसिलरी कंपनीज में एक अच्छा अपमूव आ रहा है, उसमें से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मुझे। करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2800 का यहाँ पे टारगेट है और 2550 का स्टॉप लॉस। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर 2550 के स्टॉप लॉस के साथ 2800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक पर भी खरीदारी की राय आदित्य ने दी है। 16,100 का स्टॉप लॉस, 17,650 का टारगेट यहां पर दिया है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे, और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, और एक ऐसा ही स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, और डेप्यूटी एमडी अरुण खुराना के बाद अब एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बैंक ने आरबीआई से कमेंट्री के गठन की मंजूरी मांगी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं क्या पूरी डिटेल्स है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किस तरह की अप्रूवल मांगी है? जी हाँ, सूत्र में यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड से जरूर सफाई मांगी थी कि ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में, यहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इनफैक्ट बैंक ने प्रॉमिस भी किया था कि जो भी इंप्लॉइज इन्वॉल्व हैं वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, और उसके बाद हमने देखा है कि सुमंत कथपालिया ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। साथ ही जो उनका रेजिग्नेशन लेटर है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी बैंक में हुआ है, और इसकी वजह से उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो मामला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुद संज्ञान में है। साथ ही जो कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है जो डे टू डे डिसीजंस लेने वाला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्द मंजूर कर सकता है। और यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर बैंक किस तरीके से सक्सेसर ढूंढता है, क्योंकि वो प्रोसेस भी शुरू हो गई थी। सुमंत कथपालिया जी को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और बीच में प्रोसेस चलाई जा रही थी कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन हो, लेकिन इस बीच अब सुमंत कथपालिया ने खुद रिजाइन कर दिया है, क्योंकि फॉरेक्स पोर्टफोलियो में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वहां पर 1,960 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। और न सिर्फ ये बल्कि रूट कॉज एनालिसिस में यह भी पता चला कि इनकरेक्ट अकाउंटिंग हुई थी और उसके बाद ही ये रेजिग्नेशन आया है।
अंकुर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी, जहां पर कई सारे रेजिग्नेशंस पिछले कुछ दिनों में आए हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक के अलावा दूसरे और कौन से स्टॉक्स होंगे जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। अब थोड़ी अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। लार्जली तो वीक सेट ऑफ अर्निंग्स मुझे हर जगह दिखी है। बजाज फाइनेंस से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ओवरऑल एस्टिमेट्स जो है आप कह सकते हैं मिस की गई है। नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट दोनों ही एस्टिमेट के नीचे आए और जो FY26 का गाइडेंस है उसको भी घटाया गया है, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखा जाता है। तो बजाज फाइनेंस के कमज़ोर नतीजे, BPCL के मिले जुले नतीजे आए हैं। हालांकि जो मार्जिन्स का सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छी जो है सरप्राइज़ देखने मिली है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। सीएट की बात करें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं और यहाँ पे मार्जिन्स पे प्रेशर यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बात कहता हूँ कि जो क्रूड डेरिवेटिव्स के प्राइसेस गिरे हैं तो वो बेनिफिट को टायर कंपनीज और इनको भी बेनिफिट आना चाहिए, बट पता नहीं किस लिए जो है टायर कंपनीज को अभी भी प्रेशर आ रही है और ऑफकोर्स रिप्लेसमेंट डिमांड में भी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पे अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आई है। एबिटा मार्जिन, सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स बहुत अच्छे हुए हैं। स्टॉक में जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी तेज़ी भी हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देख ली थी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। इंश्योरेंस क्लेम पेड जो है ज़्यादा हुई है। ऑफकोर्स ये मार्च का क्वार्टर रहता है तो ऑफकोर्स वो नॉर्मल ही है। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए तो उसके कारण पैट में इम्पैक्ट आया, इसलिए आपको पैट का आंकड़ा जो है कम देख रहे हैं। UTI AMC जो है कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक है। मार्च क्वार्टर बहुत वॉलेटाइल था, बाकी AMC स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और यहाँ पे भी कुछ नया देखने नहीं मिला है। वैसे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं ओवरऑल। हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़रूर है। प्राज इंडस्ट्रीज़, इनका एक्सपोर्ट भी US में होता है इनके मशीनरी पर, यहाँ पे जो है थोड़ी सी दबाव आई है। मार्च में ऑफकोर्स हमने वॉलेटिलिटी एक ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भी देखा था, खास करके US की तरफ से, और यहाँ पे देखें तो सारे ही पैरामीटर्स कमज़ोर हैं। तो लार्जली कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको 80% कवरेज में आज ऑलमोस्ट देखने मिला, 80 to 90%। तो और आपको खबरों वाले शेयर्स पे भी बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस पे एक बोनस इशू आया है 4:1 का। एक शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 1:2 का, यानी कि अगर एक शेयर है आपके पास तो 2 शेयर मिलेगा। नेट अगर आप एक शेयर रखते हैं तो ये दोनों चीज़ मिला के आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे और जो प्राइस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 9,000 के ऊपर, वो 900 रुपये हो जाएगा। SBI की 3 मई को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। स्ट्राइड्स फार्मा को भी 4 NDS जो है US मार्केट से मिल रहा है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। एलेम्बिक फार्मा में गुजरात के प्लांट को EIR का भी जो घोषित किया गया, US FDA पॉजिटिव है। ग्लेनमार्क फार्मा ने भी एक सफाई दी है कि जो CDSO की जो स्पूरियस ड्रग्स है वो उसमें कंपनी का नाम नहीं है, तो एक टाइप से क्लैरिफिकेशन है। और आखिर में प्रेस्टीज एस्टेट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इनका पहला दिल्ली का प्रोजेक्ट का जो है अप्रूवल रेरा का आ चुका है। इंदिरापुरम करके प्रोजेक्ट है, लगभग 9,000 करोड़ का जो है इनका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आ सकता है। रियल्टी स्पेस में ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो एक्सपेक्टेड सेल्स को बोला जाता है। ये अहम स्टॉक्स है, इस पर नज़र रखिए, यहाँ पे एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, तो खबरों और नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले सोने और चांदी पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। अगर किसी को आज खरीदारी करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो क्या राय होगी आपकी, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, और आपको और सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। पिछले 1 साल का अगर हम बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन अगर पिछले साल किसी ने अगर सोना लिया हो तो लगभग हमने 36 से 40% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए देखे। चांदी में भी लगभग वैसा ही रिटर्न रहा है और हम देखते हैं कि सोना लेना काफी शुभ रहता है। बट मुझे लगता है कि अगले 1 साल का व्यू देखें तो पिछले 4 साल में हमने सोने को डबल होते हुए देखा और रिटर्न बहुत ही बेहतरीन बने। कि कोई काफी गिवन रीजन थे, डीडॉलराइजेशन है, लड़ाई है, रिसेशन फियर है,
बट मुझे लगता है अगले एक साल का अगर व्यू लेके चलता हूं तो मुझे शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न के लिए चांदी लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोने में बहुत बेहतरीन रिटर्न देख चुके हैं। तो आई थिंक सोने में भी एक स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा वीकनेस दिख सकता है, लेकिन चांदी मुझे अगले एक साल के लिए बेहतरीन लगती है करंट लेवल से भी। वहीं अगर हम इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में सोने में हमने थोड़ी बहुत थकावट आती हुई देखी, जिस दिन से यूएस और चाइना के बीच में अब कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो ईज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 9750 से अब 9950 पे आ चुका है। तो जो फैक्टर्स अब तक सपोर्ट कर रहे थे वो अब मैच्योर्ड हो रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है सोना जून वाइदा 96,000 पे बेचना चाहिए। 96,550 का स्टॉप लॉस रखिए। 94,800 तक के टारगेट हम सोने में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो बीच बीच में हमने चांदी में उछाल जरूर देखा है, बट आई थिंक मार्केट जब तक $34.5 के ऊपर नहीं जाता है या 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबल है कि हम एक दायरे में ही ट्रेड करें। तो 98,500 तक चांदी को बेच के चलिए। 99,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 96,850 तक का टारगेट हम चांदी में देखें। तो इंट्राडे के लिहाज से आज बड़ा दिन है, अक्षय तृतीया है, तो सोना चांदी थोड़ा सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों पर बिकवाली की राय ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल और इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज? बिल्कुल, पूरे एनर्जी में और बेस मेटल में देखें तो कहीं ना कहीं काफी वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले कच्चे तेल में देखें तो 2025 जाना जाएगा अपने ओवर सप्लाई के चलते। कल भी हमने प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, लगभग हमने 0.25% की गिरावट देखी है। आज दिन के सेशन में थोड़ा बाउंस आ सकता है, जो 50 to 50 पे बेचना है, 53.20 का स्टॉप लॉस लगाना है। 51.20 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने काफी अच्छा एक बाउंस आते हुए देखा, जिस ढंग से वेदर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक टेम्पररी बाउंस है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में चले गया था। तो 282 में हमको नेचुरल गैस बाय करना है। 276 का स्टॉप लॉस रहेगा, 292 का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक कंसोलिडेशन है। चाइना से आज मॉर्निंग में नंबर ठीक ठाक आए, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो कॉपर 851 में लीजिए, 856 का टारगेट रहेगा। जिंक लास्ट में 251 में लेकर 254 पर निकल जाना चाहिए। एल्यूमिनियम, तीनों ही इंडस्ट्रियल मेटल्स पर खरीदारी की राय, लेकिन क्रूड ऑयल पर बिकवाली की राय यहां पर आती हुई। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। गिफ्ट निफ्टी पर कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।